नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप जानते हैं कि दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ ही देर के बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद सबकी निगाहें इस बात को लगी होंगी कि 4 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को वोटों की गिनती का काम होगा, तब दरअसल दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी ने आखिर में डॉक्टर हर्षवर्धन पर दांव लगाया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन कैसे चुनावी वायदे पूरा करेगी बीजेपी, कैसे सस्ती होगी बिजली, कैसे साफ होगी यमुना, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए IB7 पर इस वक्त हर्षवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सीरीज में हम दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से पहले ही बात कर चुके हैं। आप भी सीधे हर्षवर्धन जी से सवाल पूछ सकते हैं। ट्वीट करें IBNखबर.com पर आस्क हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, मैं ट्वीट करने वालों के सवालों को लेने के पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना है। सवाल यह है कि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको क्या उम्मीद है, जितना प्रचार हुआ, जिस तरीके से कैंपेनिंग आपने की, जिस तरीके से आपका नाम घोषित हुआ, क्या लगता है 8 तारीख को क्या मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करूंगा? देखिए, अब मैं अपने मुंह से ये बात कहूं तो मुझे थोड़ा सा संकोच होगा, लेकिन जी इसमें कोई मुझे जरा भी शक नहीं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। और अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा बेहतर भी रिजल्ट आएगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन को किसी भी किस्म का इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। बट लेकिन हर्षवर्धन जी, जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बड़ी कांटे की लड़ाई है। आप, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई भी आगे निकल सकता है। लोग कह रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा होने वाली है। देखिए, ये सब हाइपोथेटिकल है। पहली बात, त्रिशंकु विधानसभा होने का कोई प्रश्न नहीं होता जी। हम दोनों पार्टियों से बहुत आगे हैं। अगर अभी कोई कंपटीशन या लड़ाई चल रही है तो कांग्रेस और जो तीसरी पार्टी आई है इसके बीच में है सेकंड पोजीशन के लिए। और अभी तो जब से शीला जी ने ये कहा है कि वो तीसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है जी, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो यानी हर्षवर्धन जी, मैं मानूं कि मैं दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। अब देखिए, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं आपकी इस प्रकार के कमेंट्स को जो है डायरेक्टली एक्सेप्ट करूंगा जी। लेकिन हाँ, एक मायने में आप ठीक कह रहे हैं। बट हर्षवर्धन जी, ट्विटर पे हमें लगातार सवाल मिल रहे हैं। हमारे एक ट्विटर, मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूं, ट्विटर बाज शिवा है, उनका सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। विजय जॉली की हरकत के बाद उन्हें अब तक बीजेपी ने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? ये सारे सवाल ट्विटर पर अंग्रेजी में आ रहे हैं, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। शिवा का सवाल है, आपने विजय जॉली को पार्टी से अभी तक क्यों नहीं निकाला? देखिए, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही दिन जी उसको कंडेम किया था, उस एक्शन को डिसअप्रूव किया था और यह भी कहा था कि वो उनका इंडिविजुअल एक्शन है, उसका पार्टी के साथ कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेना देना नहीं है जी। बाद में श्री विजय जॉली जी ने स्वयं आकर अपना उसको गलती को स्वीकार किया। उन्होंने पार्टी से एक प्रकार से माफी मांगी। पार्टी का जो पद उनके पास था उससे उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा वगैरह दिया खेद प्रकट करते हुए। तो मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने गलती की उसका रियलाइजेशन उन्होंने किया और पार्टी ने तो कभी उसको स्वीकृति दी ही नहीं थी जी। इसलिए इतनी गंभीरता इसके अंदर जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा गंभीरता इस विषय को दी गई है। हर्षवर्धन जी, हमारे दूसरे ट्विटरबाज हैं कृष्णा, जिनका सवाल यह कि बीजेपी वोट पाने की उम्मीद क्यों कर रही जबकि उसने ऐसे नेताओं को भी टिकट दिया है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कृष्णा का सवाल है आपसे। ऐसा कोई हमारा नेता नहीं है 70 के 70 कैंडिडेट्स में जी जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज हो। ये देखिए, मिसकंसेप्शन इसलिए होता है कि जो हम लोग सार्वजनिक जीवन में प्रोटेस्ट करते हैं, अभी मान लीजिए महंगाई के खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करूं, अभी मैं बिजली के बड़े दामों के खिलाफ प्रोटेस्ट करूं, जंतर मंतर पर जो है मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करने के बाद जो है मेरे ऊपर केस बना दिया जाता है,
तो उसको भी जो है जो क्रिमिनल केसेस की गिनती में गिना जाता है। ज्यादातर जो ऐसे लोग हैं जिनको कि आप समझते हैं कि वो आपराधिक मामले हैं, वो वास्तव में प्रैक्टिकली ना तो आपराधिक मामले हैं, वो पॉलिटिकल केसेस हैं। जो सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर व्यक्ति जो कम से कम संघर्षपूर्ण जीवन जनता के लिए लड़ते हुए बिताता है, उसके सबके साथ ये चीज होती है। हर्षवर्धन, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं है। आपकी इमेज दिल्ली में बहुत साफ सुथरी है, एक ऐसे नेता की छवि है जो जिसका कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, जो कभी किसी विवादास्पद मामलों में नहीं फंसा। इसलिए लोगों की उम्मीदें ये हैं कि आप जब राजनीति करेंगे या मुख्यमंत्री पद संभालेंगे तो एक क्लीन, स्वच्छ, सुथरी राजनीति होनी चाहिए। क्या ये वायदा आप करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि 20 वर्ष से मेरा सार्वजनिक जीवन इस बात का सबूत है। मैंने जो सरकार में मंत्री रहते हुए भी, पार्टी के विभिन्न दायित्व निभाते हुए भी और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी कोशिश की है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता का जो अटमोस्ट स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन किया जाए। अभी तक के जीवन में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं स्वयं अपने आप से शर्मिंदा हूं या मेरे कारण जो है दिल्ली के अंदर किसी को शर्मिंदा होना पड़े। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन मुझे एथिक्स, मॉरलिटी, कंडक्ट, ये सारी चीजें, इंटेग्रिटी, इसके अंदर कहीं भी कोई डिसिप्लिन वगैरह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो मैं उस दिन राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। हर्षवर्धन जी, क्या ये कारण नहीं है कि आपकी स्वच्छ छवि की वजह से आपको बढ़ाया गया और विजय गोयल जी को आगे नहीं रखा गया मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये आप लोग काल्पनिक तरह के प्रश्न जो है खड़े करते हैं। जो इसका देखिए, इसका पहली बात तो ये जो तय करने वाले लोग हैं हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के बड़े वरिष्ठ नेता हैं जी, और वो लोग मिलकर उन्होंने यूनानिमसली मेरा नाम तय किया था जी। अब मेरा नाम तय किया, इसका मतलब बाकी सारे खराब हैं, इसको मैं मतलब इस विश्लेषण को भी मैं ठीक नहीं मानता जी। पार्टी में किसी के पास हाँ जी हर्षवर्धन जी, पुनीत कालिया है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। पुनीत कालिया का सवाल आपसे है कि डॉक्टर हर्षवर्धन एमसीडी की उपलब्धियां गिना सकते हैं सिवाय इसके कि एमसीडी ने टैक्स वसूलने का गलत सिस्टम बनाया, सफाई और स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया? क्या जवाब है आपका? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। एमसीडी के अंदर जितना, जब से हमारी एमसीडी आखिर 2007 में हम लोग एमसीडी में जब आए, उसके बाद से 2012 में भी तीनों एमसीडीज में हम आए हैं। हमने स्कूलों के मामले में मैं समझता हूं कि 400 से ज्यादा स्कूलों की नई बिल्डिंग्स वगैरह बनी है। वहां पर आप रिकॉर्ड, अगर वहां पे आजकल तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जमाना है, आप जानकारियां ले सकते हैं। स्कूलों के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर एमसीडी ने बहुत सुधार किए हैं। वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो है बहुत सारे नए फैसले किए गए। ये सब हमारी सरकार के समय में किए गए हैं। सफाई इत्यादि के मसलों को सॉल्व करने के लिए भी कई नई टेक्निक्स को, इनोवेशन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अभी एमसीडी के लिए भी बहुत कुछ दिल्ली के अंदर करना बाकी है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो और ज्यादा मुस्तैदी से काम करें। हम सरकार में आने के बाद एमसीडी के साथ और दिल्ली के अंदर विभिन्न एजेंसियों के साथ हर्षवर्धन जी जो है और बेटर कोऑर्डिनेशन करेंगे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने वीडियो पर आपसे सवाल पूछा है। इनका नाम है आरती मेहरा। आरती जी, मेरा ये बोलना चाहूंगी कि महंगाई के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लेडीज ही हैं जो घर को संवारती हैं, सजाती हैं और रसोई को वही चलाती है। तो हम अपने आदमियों को बोले या इनको बोले? तो मैं पहले इनसे ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये कब तक खत्म होगा सिलसिला कि हम लोग आराम से अपनी रसोई चला पाएंगे? देखिए, ये महंगाई का जो प्रश्न है ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी देश में जब सरकार आई है, अटल जी की 6 साल सरकार थी, लोग महंगाई शब्द भूल गए थे। हम दिल्ली में सरकार में आने के बाद जो हमारे दिल्ली सरकार के बस में चीजें हैं उनको हम काबू करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमने आप लोगों के लिए एक तुरंत ये तो तय किया ही है कि 9 से बढ़ाकर 12 जो सिलेंडर्स हैं उन पर हम लोग सब्सिडी वगैरह देंगे। आपको बिजली के दाम कम करने की दिशा में भी हम लोग आगे काम करना शुरू करेंगे और इसके साथ साथ जो फल सब्जियां वगैरह हैं इनको भी समयबद्ध तरीके से इनके दामों पर काबू रखने के लिए फूड प्राइसेस कमीशन वगैरह बनाएंगे। ऐसे कई सारे उपाय हैं जो हमारे मन में है, हम उनको ईमानदारी
से पालन करेंगे, हम इतना विश्वास दिलाते हैं। आपको विश्वास है कि महंगाई पर आप काबू पा पाएंगे। लेकिन आरपी मलिक जी हैं जिन्होंने भी अपना एक वीडियो सवाल भेजा है आपके लिए कि आप खुद अच्छे डॉक्टर हैं, पूरा सवाल सुनिए। जी, डॉक्टर हॉस्पिटल का सुपर स्पेशलिस्ट का होना, मेडिकल यूनिवर्सिटीज का होना, फ्री मेडिसिन का होना, डिफरेंट कैटेगरीज में डॉक्टर्स को प्रमोट करने के लिए मेडिकल कॉलेज बनाना, एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते सीएम साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ये होना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, ये तो आपने जो सुझाव दिए, देखिए ये मेडिसिन से संबंधित या हेल्थ से संबंधित सब्जेक्ट्स तो ये तो मेरे पैशन रहे हैं। मैं स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं और बहुत सारे मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे काम किए हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिला है। मुझे 4 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए मिले। 2 तो अवार्ड ऐसे मिले जो भारत में पहले किसी को नहीं मिले थे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, हमने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की एक महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली के लोगों के लिए लागू करने का मन बनाया है। और भी ऐसे काम जो आपने सुझाव दिया, इनको निश्चित रूप से दिल्ली की बेहतरी के लिए हम करेंगे। हर्षवर्धन जी, हमारे एक दूसरे दर्शक है, वो बिजली के रेट पर आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं हर्षवर्धन से यही चाहता हूं कि वो जो वादा करते हैं ना, वो बनने के बाद उसको पूरा करें। ये नहीं दिखावा हो। आज जो कह रहे हैं कि 30% हम जो है बिजली के रेट कम कर देंगे, यदि वो पावर में आते हैं तो पहले उनको बिजली के रेट जो है वो कम करने चाहिए। देखिए, इस संदर्भ में हमारी मन की भावना बिल्कुल पवित्र है। हम आते ही इस बात के लिए सबसे पहले तो प्रयास करेंगे कि ये बिजली कंपनियों के सारे खातों की डिटेल में जांच होनी चाहिए। जी। ये जो अभी की सरकार है, इसने इसको कभी होने नहीं दिया। इनका सीएजी ऑडिट होना चाहिए। इनकी सारी जानकारियां राइट टू इंफॉर्मेशन में लाना जरूरी है। और बिजली के दामों को अगर कम करने के लिए कंपनियां नहीं मानेंगी तो हम इनके साथ में फिर कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कंपनियों को भी न्योता देंगे। इसके साथ साथ हमारे मन में है कि हम दिल्ली के हर दिल्ली वासी को इतना सक्षम कर दें कि वो सोलर एनर्जी के माध्यम से इतनी पावर पैदा कर सके कि उसका घर का बिजली का बिल तो 30% की हम बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं 50-60% तक कम हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को सब्सिडी देंगे, लोगों को जो है एनकरेज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ हर्षवर्धन जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सब्सिडी लेके। आप सब्सिडी के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि ये जो दिल्ली के अंदर जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उसकी वजह से बिजली के दाम बढ़े हैं या कुछ और कारण है इसके? देखिए, जो बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसके ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह उसकी जो ईमानदारी पर लगा हुआ है। क्योंकि सीएजी रिपोर्ट ने जो पहली ही रिपोर्ट आई थी प्राइवेटाइजेशन के बाद, ये कहा कि इसमें 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। बाद में उस रिपोर्ट की जब जांच पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने की, जिसके चेयरमैन स्वयं एक कांग्रेस के ही एमएलए थे, तो उसने कहा कि 8,000 नहीं, ये तो 12,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसकी आज सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आज तक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने उसकी जांच नहीं कराई और समय समय पर उनका बिजली के बिलों के और बिजली के कंपनियों के बारे में जो आचरण है वो जन विरोधी है और बिजली कंपनियों के पक्ष में है। इसलिए उस बात की पुष्टि भी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे सांठगांठ भी चल रही है और चलती। यानी आप बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है? हर्षवर्धन जी, बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ये कहना है कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि बिजली कंपनियों के हाथों हम अपने आप को गिरवी रख दें जी। बिजली कंपनियों से सांठगांठ कर लें, बिजली कंपनियों को ही फायदा पहुंचाना जो है ये हमारी मन की नीति बन जाए। बिजली कंपनी अगर प्राइवेटाइजेशन है तो उसका पूरा लाभ जो कि प्राइवेटाइजेशन के समय प्रॉमिस किया गया था, कहा गया था 5 साल में अनइंटरप्टेड बिजली होगी, चोरी कम होगी तो दाम भी कम होगा, क्वालिटी इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। लेकिन 5 की जगह 10 साल होने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी 24 घंटे लोगों को बिजली नहीं उपलब्ध है। चोरी 58% से 16% हो गई, लेकिन दाम बराबर बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों को चेक तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, हमारे पास ढेरों सवाल ट्विटर पर आ रहे हैं, साथ ही कई दर्शक भी जो सवाल करना चाहते हैं, लेकिन हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद फौरन आपके सामने हाजिर होते हैं।